Assalamu alaikum students. Myself Saad Shabir and I am first year MBBS student at King Edward Medical University Lahore. तो आज का सेशन है थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के साथ और वो है कि व्हाट शुड बी योर मोटिवेशन एंड व्हाट शुड बी योर माइंडसेट व्हाइल द प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट। सो ये टॉपिक हमारे बाकी जो पिछले सारे टॉपिक हो चुके हैं, मतलब पिछले जितने भी अपना सेशन हो चुके हैं ना, तो उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो हम जो है ना वो इस टॉपिक को थोड़े दो जो है ना वो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। एक तो मैं बताऊंगा फ्रेशर्स के लिहाज से कि व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ द फ्रेशर अबाउट द एमडी कैट, और दूसरा मैं बताऊंगा इम्प्रूवर्स के हवाले से, क्योंकि आई हैव बीन टोल्ड कि जो है ना वो इम्प्रूवर्स भी जो है ना वो ये सेशन ले रहे हैं। तो मुझे उनके हवाले से भी थोड़ी बात करनी होगी कि उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग एमडी कैट। सो सबसे पहले मैं बताऊंगा फ्रेशर्स के हवाले से, फिर उसके बाद इम्प्रूवर्स के हवाले से। तो जैसे ही जो है ना वो स्टूडेंट्स जिस तरह के फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं ना अपने एमडी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो इनके जो है ना वो काफी सारे फेयर्स एंड जिस तरह कह सकते हैं एप्रीहेंशन होते हैं उनकी। तो जो कि तकरीबन मैं कहता हूँ कि हर जो है ना वो फ्रेशर स्टूडेंट के होते हैं। तो उन एप्रीहेंशन को जो है ना वो मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं क्लियर करूँ। मैं भी जब एक स्टूडेंट था, एमडी स्टूडेंट, फ्रेशर स्टूडेंट, जब 2023 में, तो मेरी भी जो है ना वो यही सेम फेयर्स और खौफ जो है ना वो हुआ करते थे। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनको टैकल करना है। तो बारी बारी करके हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए सबसे जो पहला मेन मसला जो है ना वो होता है कि वो उनका सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ कि फेयर जो है ना वो एफएससी के जो पेपर हो चुका था ना सेकेंडरी के, तो उस हवाले से काफी परेशान होते हैं फ्रेशर स्टूडेंट खासतौर पे, क्योंकि इम्प्रूवर्स के तो ऑलरेडी जो है ना वो रिजल्ट आ चुका होता है। लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनका जो सेकेंडरी का रिजल्ट है वो आना होता है अभी। तो उस हवाले से जो अपना फ्रेशर स्टूडेंट है वो अपने एफएससी के रिजल्ट के हवाले से काफी परेशान होते हैं कि हमारे जो है ना वो कितने मार्क्स आएंगे, और हम हमें कितने मार्क्स एमडी कैट में लेने की जरूरत है तो हम जो है ना वो क्लियर कर सकेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि मैक्सिमम जो है ना वो एफएससी के मार्क्स, नो डाउट वेटेज काफी सारा है उनका, 40% आई थिंक वेटेज है उनका एफएससी के मार्क्स का, तो वेटेज तो है काफी सारा। लेकिन एफएससी के मार्क्स मेरे नहीं हिसाब के जितना, मतलब एक स्टूडेंट पेपर देने के बाद जो है ना अपने एक तरह से गैस बना लेता है कि मेरे नंबर जो है ना वो एफएससी में इतने ही बनने हैं। तो जो आप गैस आप बनाते हैं ना उसके मेरे हिसाब से उस गैस के से जो है ना वो दो या तीन या पाँच, मैक्सिमम पाँच नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो एफएससी के नंबरों के बारे में जो है ना वो अभी सोचना थोड़ा मेरे हिसाब से नामाकूल रहेगा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके एफएससी के जो है ना वो पेपर्स काफी अच्छे गए होंगे इंशाल्लाह। और जिन स्टूडेंट्स के खुदा ना खास्ता जो है ना वो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के पेपर्स उनको लगता है कि उनकी उम्मीद के मुताबिक जो है ना वो नहीं गए, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, वो है आपका एमडी कैट। इस हवाले से मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। मैंने जब 2023 में जो है ना वो अपना एमडी कैट सेशन लिया था फिजिकल एकेडमी में, तो मैं जब क्योंकि लाहौर में लिया था मैंने, तो वहाँ के जो लाहौरी स्टूडेंट्स होते थे ना, मुकामी स्टूडेंट्स वहाँ के, तो उनके नंबर्स जो फर्स्ट ईयर में थे और हमारे नंबर्स जो, मतलब हमारे डीजी खान बोर्ड के जो नंबर्स हैं ना उनमें काफी डिफरेंस था। जिस तरह कि मैं बता दूं कि मेरे फर्स्ट ईयर में जो नंबर थे वो थे 476 आउट ऑफ 500, 505 सॉरी। और उनके जो नंबर थे एवरेज जो मैं बताऊं वो 455 या 460 हुआ करते थे। तो जब ऐसे मिसाल के तौर पर कभी डिस्कस करते हुए हम मतलब एक दूसरे को कह देते थे कि आपके मतलब एफएससी में अगर इतने मार्क्स मतलब हमारे जितने तो नहीं है, तो आपको ये बात परेशान नहीं करती, तो वो मतलब सीधा सीधा कहा करते थे कि ना हमारे पास जो सामने वाली अपॉर्चुनिटी है ना एमडी कैट, उसमें हम इंशाल्लाह 190 प्लस या 195 प्लस जो है ना वो आउट ऑफ 200 नंबर अगर हम स्कोर कर लें तो हमारा एडमिशन तो इजीली हो जाएगा। तो उनका माइंड सेट जो है ना वो इस लेवल का होता था। उनके जो क्लास टेस्ट होते थे ना उनमें और उनके नंबरों में और हमारे नंबरों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता था, मतलब वो अपने माइंड सेट के हिसाब से उनकी एफर्ट शेप हो जाती है। तो इस हवाले से आपका अगर एफएससी में और सेकेंड ईयर में मिसाल के तौर पर खुदा ना खासा अगर थोड़ी सी उम्मीद के मुताबिक पेपर्स नहीं हो सके किसी भी वजह से, तो आप कोशिश करें कि वो वाली अपनी एफर्ट जो है ना वो अपनी एमडी कैट में पुट कर लें। तो अभी जो है ना आपके पास एक तरह से अपॉर्चुनिटी है बड़ी इस हवाले से।
तो आपके जितने नंबर्स आपको लगता है कि इतने नंबर्स आने चाहिए थे और इतने नंबर्स आएंगे, तो आप वो वाली एफर्ट जो है ना वो अपने एमडी कैट में पुट करने की कोशिश करें। ये होता है अपना एक तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। दूसरा जो फ्रेशर्स का मसला ये होता है कि जैसे ही वो एमडी कैट में की जर्नी में जो है ना वो एंटर होता है ना, तो उनको एमडी कैट का पता ही नहीं होता कि ना मतलब इसकी इंटेंसिटी कितनी है पेपर की मतलब ये पेपर किस लेवल का है और कितनी कंपटीशन कम्पिटिटिव है पेपर। तो बाकी लोगों से जो है ना वो सुन सुन के ऐसे मतलब फील करते हैं कि ये पेपर जो है ना वो हमारी मतलब जिंदगी का सबसे टफेस्ट पेपर होने वाला है। इस तरह से नहीं होता कि ये पेपर जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है आपके एफएससी स्टैंडर्ड से। आपकी बुक्स जो है ना वो वही हैं, आपने प्रिपेयर थोड़ा सा डिफरेंट होकर करना है कि आपकी अप्रोच थोड़ी चेंज करनी है। उसके अलावा आपने अपने पेपर सॉल्विंग जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी सी अपनी मॉडिफाई करनी है उस वो इतना ही आपका ये पेपर हो जाना है। अब जैसे हम मिसाल के तौर पे हम अब है ना एमबीबीएस में, आप भी इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस में होंगे अपनी प्रोफेशनल डिग्री में। तो हम पहला दिन जब गए थे ना यूनिवर्सिटी में, तो हमारे सीनियर्स कहा करते थे कि जो है ना वो आप लोग जो एमडी कैट दे के आए हो ना, वो कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब आप लोग ऐसे मुफ्त में जो है ना वो परेशान होते थे, आपको सिर्फ पढ़ने का तरीका ही पता नहीं था। तो हमें ये बात सुन के जो है ना वो काफी परेशानी होती थी कि मतलब एमडी केयर से भी डिफरेंट कोई चीज मतलब कैसे हो सकती है। तो अब जैसे हमें जो है ना वो प्रोफेशनल डिग्री में जो है ना वो 6 से 7 मंथ हो गए हैं, तो हमें वाकई में ये बात समझ आती है कि एमडी कैट में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि पढ़ने का तरीका और पेपर सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर वो किसी स्टूडेंट को समझ आ जाती है ना, तो मेरे हिसाब से उसके लिए एमडी कैट ज्यादा मुश्किल नहीं है। एमडी कैट नो डाउट मुश्किल है, मैं इस हवाले से जो है ना वो झूठ नहीं बोल सकता कि बिल्कुल इजी सा है या आप ऐसे आंखें बंद करके सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से नहीं है। एमडी कैट जो है ना वो डिफिकल्ट है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि स्टूडेंट समझते हैं कि जो है ना वो पता नहीं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मैं सोचता था कि जो 20% वेटेज में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आना ना, वो मैं ऐसा सोचता था कि वो मतलब उसमें से मुझे एक भी नहीं आ सकेगा। मतलब ये मेरा लेवल होता था सोचने का। तो आपने ये नहीं सोचना कि जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज आनी है वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होंगी कि बिल्कुल सॉल्वेबल भी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, वो कंसेप्चुअल होती है थोड़ी सी। और थोड़ा सा जो है ना वो अपना रेगुलर चीज होती है ना, जिस तरह के एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस जो है ना वो डिफिकल्ट एमसीक्यूज में आती है, डिफिकल्ट पोर्शन में। तो आप उस तरह की अपनी अप्रोच को चेंज कर लें। और मेरे हिसाब से जो है ना वो एमडी कैट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना कि फ्रेशर स्टूडेंट समझते हैं कि उसकी इंटेंसिटी को इतना बढ़ा चढ़ा के। और वैसे भी जो है ना वो जितने भी अपने रिश्तेदार हो गए या जिनसे जो पहले जो है ना एमडी दे चुके होते हैं, उनसे जब पूछते हैं तो वो मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना, हालांकि इतना नहीं होता। एमडी इतना ज्यादा भी नहीं होता कि जो है ना वो आपको जितना सोसाइटी बताती है या आपके जो जानने वाले होते हैं, इट्स नॉट दैट केस। सिर्फ अप्रोच चेंज करनी है आपके पढ़ने के अंदाज में थोड़ा सा, और आपके सॉल्विंग टेक्निक्स में। और थोड़ा सा जो ज्यादा टैकलिंग चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये तीन चीजें अगर आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो एमडी इंशाल्लाह आपके लिए क्रैक करना काफी इजी हो जाएगा। तीसरा जो चीज फ्रेशर्स ज्यादा सोचते हैं ना, मैं भी जब फ्रेशर था मैं भी ये सोचता था कि फ्रेशर्स ये कहते हैं कि जो इम्प्रूवर्स है ना उनके पास ज्यादा चांस है हमारे हमारी निस्बत, कि वो हमसे ज्यादा स्कोर कर जाएंगे या इस तरह की चीजें जो है ना वो फ्रेशर्स के दिमाग में आती होंगी। शायद आप लोगों के भी दिमाग में आती हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ये चीज आती थी कि जो है ना फ्रेशर्स अपना जो इम्प्रूवर्स होते हैं उनके मजे होते हैं कि उनको हर चीज आती होती है। इस तरह नहीं होता। जो आपकी सीट है ना, जो आप मतलब जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, आपकी सीट आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आपकी अपना एमबीबीएस सीट है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, अगर आप थोड़ी सी मतलब इस तरह से कोताही जिस तरह कह सकती हैं, अपनी मेहनत में थोड़ी कमी कर सकती हैं, तब वो चीज होती है। आपने ये नहीं सोचना कि जो है ना वो उनका चांस हमसे ज्यादा है। नहीं, चांसेस सबका बराबर होता है, क्योंकि ये नहीं होता कि ना हर साल सेम पेपर तो बनना ही नहीं है। पेपर की इंटेंसिटी जो है ना वो हर साल चेंज होती रहती है। बाजू का जो है ना वो इजी पोर्शन ज्यादा आ जाता है डिफिकल्ट पोर्शन से, और बाजू का डिफिकल्ट पोर्शन ज्यादा आता है। तो सबके पास जो है ना वो हर साल इजी अपना सॉरी इक्वल चांसेस होते हैं एमडी कैट को पेपर को क्रैक करने के लिए। तो इस तरह से जो है ना वो आप जो जितने भी फ्रेशर्स लोग ये सुन रहे हैं वो ये कोशिश ना करें कि जो है ना वो इम्प्रूवर्स के पास हमसे ज्यादा चांसेस होते हैं एमडी कैट के पेपर के लिए। तो सबके, और दूसरा ये बात बता चलूं कि जो बेशक इम्प्रूवर्स को जो है ना वो चीजें थोड़ी सी कंसेप्ट उनके थोड़े से बेहतर हो चुके होते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा दिया होता है। लेकिन उनके पास जो है ना वो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके पास प्रेशर भी ज्यादा होता है। उनका प्रेशर ज्यादा डेवलप हो चुका होता है, क्योंकि उनका पिछले जो अटेम्प्ट होते हैं उनका जो है ना वो थोड़ा सा प्रेशर रह जाता है। इस हवाले से आप ना परेशान हो ना कि
चांसेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो फ्रेशर्स और रिपीटर्स जितने भी हैं उनके सबके सेम ही हैं, तो इस हवाले से परेशान नहीं होना बिल्कुल। और जो चीज जो है ना वो फ्रेशर्स को परेशान करती है मेरे हिसाब से, वो ये है कि उनके जो रेगुलर टेस्ट होते हैं ना, जिस तरह के क्लास टेस्ट या आप जो टॉप ग्रेड पे जो टेस्ट देते होंगे, उन टेस्ट के अंदर जो अगर नंबर्स थोड़े बहुत ऐसे मिसाल के तौर पर कम हो जाते हैं ना, तो वो उस हवाले से ज्यादा इजीली डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। जिस तरह के परसों एक स्टूडेंट था, मैं ये कह रहा था कि 90% प्लस स्टूडेंट मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे मार्क्स। लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा था कि अगर 80% मार्क्स आ रहे हैं तो क्या ये बुरे हैं? तो मैंने ये नहीं कहा था कि वो बुरे हैं। वो मार्क्स भी काफी अच्छे हैं, मतलब 80% मार्क्स करना, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं 80% प्लस मार्क्स, 75% प्लस मार्क्स आ रहे हैं, दैट्स दीज आर गुड मार्क्स। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है कि अपने मार्क्स में जो है ना वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है, सिंपल। कि अगर आप 75% पे जा रहे हैं तो 75% से 80 पे जाएं, 80 से फिर 82 पे, 83 पे, 85 पे, फिर एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि आपके जो मार्क्स होंगे वो इंशाल्लाह 90% प्लस पे भी चले जाएंगे। तो हल्का हल्का आप जो है ना वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपके जो भी टेस्ट, रूटीन टेस्ट होते हैं, उनमें जो है ना वो आपको डिसअपॉइंटेड या डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए आपको। इस वजह से कि डिसहार्ट हो जाए कि नंबर्स जो है ना वो अब जिस तरह के टॉप ग्रेड है ना, तो उसमें एक तरह से कंपटीशन बोर्ड भी होता है कि आपको पता चलता है कि ये स्टूडेंट जो है ना वो इसके इतने परसेंट एमसीक्यू सही है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक स्टूडेंट है, उनके अपनी जो है ना वो तवक्कुआत या अपनी उम्मीदों के मुताबिक जो है ना वो मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपने ये नहीं सोचना कि उसके नंबर इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं और मेरे इस तरह से क्यों नहीं है। हर स्टूडेंट जो है ना वो डिफरेंट है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अपने जो मेन टारगेट है, जो आपका एम डी कैट मेन पेपर है, आपके फाइनल पेपर के लिए जो है ना वो तैयार होना है। उसके लिए ये होगा कि आपका जितना टाइम है आप डेली की डेली बेसिस पे या जो आपको मतलब वीकली बेसिस पे आप इंप्रूव करते जाएं अपने मार्क्स को, अपनी प्रिपरेशन को। तो इस हवाले से फ्रेशर्स जो स्टूडेंट है खासतौर पे वो परेशान ना हो कि मेरे मार्क्स जो है ना वो इस हवाले से कम आ रहे हैं, या जितने भी आ रहे हैं उस हवाले से फील डिसअपॉइंटमेंट ये नहीं होना कि आपने डिसअपॉइंटेड फील करना। और फिर हम अपने सेशन के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं जो कि है इम्प्रूवर्स के हवाले से। तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि जितने भी जो है ना वो इम्प्रूवर्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने आप को रिपीटर्स फील ना करने। वो हमेशा जो है ना वो इम्प्रूवर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्योंकि खुद बजाते खुद जो है ना वो एक इम्प्रूवर रह चुका हूँ। 2024 में मैं एज एन इम्प्रूवर जो है ना वो स्टूडेंट था। तो आपने कभी भी ये फील नहीं करना कि जो है ना वो आप एक रिपीटर हैं, आप एक इम्प्रूवर हैं। जिस तरह के मेरे जो है ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे 165 मार्क्स, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्या करना था, मैंने 165 प्लस स्कोर करना था, यानी कि जितने मेरे पिछले साल के मार्क्स थे उससे ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी थी। ये होता है मतलब इम्प्रूवर्स और रिपीटर्स में फर्क। आपने ये कोशिश करनी है कि अपने आप को एज एन इम्प्रूवर जो है ना वो माइंड सेट में शो करना है कि आप एक इम्प्रूवर हैं। जितने भी आपके लास्ट ईयर के जो है ना वो नंबर आए थे, आपने कोशिश करनी है कि बस उससे जो है ना वो इम्प्रूव करना है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि मेरी मिसाल के तौर पे फर्स्ट अटेम्प्ट में थे 165 मार्क्स, मैंने शायद पहले भी बताया था। तो 165 मार्क्स पे जो है ना वो मैंने कभी ये फील नहीं किया था कि मेरे जो है ना वो बहुत ही कम मार्क्स आए हैं या मैं अपने एडमिशन क्यों ना कर सका। मतलब इस हवाले से मैं कभी डिसाइड नहीं हुआ था कि मेरे मार्क्स कम हैं। मुझे बस ये एक तरह से ये था कि एक तरह से कह सकते हैं कि पता चल गया था कि जो है ना वो 165 मार्क्स जो है ना वो मेरे लिए इनफ नहीं है। एक तरह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि नेक्स्ट ईयर जो है ना वो मैं इससे इम्प्रूव करूँ। और मेरा जब मैं सेकंड अटेम्प्ट की ना, तो मेरा ये माइंड सेट था कि ना 165 प्लस मार्क्स पे जो है ना वो लास्ट ईयर एग्जाम अपना सॉरी सिलेक्शन नहीं हो सका। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि अपने जो 165 मार्क्स हैं उनमें जो है ना वो 10, 15, 20 जितने मेरे से हो सकते हैं पॉसिबल, मैंने वो इम्प्रूव करना है। तो जो जितने भी जो है ना वो इम्प्रूवर स्टूडेंट्स है ना, वो ये कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचें, अपने आप को कभी भी रिपीटर्स जो है ना वो कंसीडर ना करें। दूसरा, इम्प्रूवर्स के लिए जो सबसे मुश्किल चीज होती है ना, वो ये सोचती हैं कि हमारा जो है ना वो लास्ट ईयर एक तरह से वेस्ट है। तो कभी भी ये चीज ना सोचा करें कि जो है ना पिछले साल अगर हमारा मिसाल के तौर पर खाना खासा नहीं हो सका, जो कि मैं इम्प्रूवर्स की बात कर रहा हूँ, कि इम्प्रूवर्स जितने भी हैं वो ऐसा सोचते हैं कि उनका पिछले साल नहीं हो चुका तो उनका ये साल वेस्ट हो गया। तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना। देखें, आपका एमबीबीएस में जाना एक गोल है, आपने इस गोल को अचीव करना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल होता है, आपको जितना भी टाइम लगता है उस गोल को अचीव करने के लिए आप जरूर डालें। ये कभी भी ना सोचने के जो है ना वो
मेरा वो साल वेस्ट हो गया, या मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे, मेरे क्लास फेलोज थे, वो जो है ना वो अभी कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं, इतना कोई भी नहीं होता आपकी माशाल्लाह से। इतनी ज्यादा एज नहीं है आपकी, 17 ईयर्स एज है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट था जिसका पिछले साल नहीं हो चुका और उसकी एज 17 है, तो अब उसकी एज कितनी हो गई होगी? 18 ही है। तो ये कोई ज्यादा एज तो नहीं है ना एक हिसाब से। तो ये ना सोचा करेंगे जो है ना वो हमारा एक साल इस तरह से वेस्ट हो गया, या जो भी हो, ये आपका एड अप होता जाएगा। अब इस तरह से ये है कि आप अपना माइंडसेट एज एन इम्प्रूवर चला के चलेंगे ना, तो आपको ये चीजें कभी भी फील नहीं होंगी। तो इम्प्रूवर्स के लिए ये मेरी सबसे जो है ना वो इम्पोर्टेंट बात है कि अब कभी भी जो है ना वो आपने ये नहीं सोचना कि हमारा जो पिछला साल है वो वेस्ट हो चुका है। वो कभी भी वेस्ट नहीं होता, वो हमेशा आपकी मेहनत में एड अप हो जाता है। तो मेन चीज जो है ना वो आपकी ये है कि आपका गोल अचीव हो जाए। आपने एमबीबीएस में जो है ना वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है ना वो एडमिशन लेना है, तो वो आपका एक गोल है। उस गोल के लिए जो है ना वो आप एक साल और वेट कर रहे हैं, दैट्स इम्प्रेसिव। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आप जो है ना वो ये फील करते रहे कि जो है ना मेरे क्लास फेलोज कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं, कोई कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा। आप अपने तरफ देखें कि आपका जो गोल है आपने अचीव करना है। आप पिछले साल नहीं कर सके, इस दफा आपका जो है ना वो एक तरह से अनफिनिश्ड बिजनेस है, आप वो पूरा करते हैं। तो इस तरह से इस हवाले से मैंने बताना था इम्प्रूवर्स के लिए खासतौर पे। और दूसरा जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना एक स्टूडेंट के लिए, वो है बड़ी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग की। कि स्टूडेंट्स जो है ना वो पता नहीं ऐसी कोई अजीब अजीब बातें सोचते रहते हैं अपने कैरियर के बारे में। तो आपको जो है ना वो एज ए स्टूडेंट आपको कुछ चीज़ें ही सोचने की जरूरत है कि आपका जो आज आप कर रहे हैं उसका प्लान क्या है। जो आज आपने जो गोल्स अपने जो मतलब डेली गोल्स रखे हुए हैं, आपने वो सोचने हैं कि डेली बेसिस पे मैंने ये करना है। उसके अलावा आपको ये कभी सोचने की जरूरत नहीं है कि जो है ना वो मेरा 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जो मेरा पेपर आ रहा है उससे मेरा क्या बनेगा, कैन आई डू इट और नॉट, एम आई गुड इनफ। इस तरह की चीजें जो है ना वो सोचने की आपको कतई जरूरत नहीं है। ये चीजें जो है ना वो हर स्टूडेंट के माइंड में आती हैं ओवर थिंकिंग के हवाले से। तो ओवर थिंकिंग के हवाले से जो है ना वो जो बचने की जो है ना वो मैं आपको एडवाइस ये दे सकता हूँ कि आपने जो है ना वो कोई भी चीज वक्त से पहले नहीं सोचनी। यानी कि आपके पास मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो खुदा ना खास्ता अपने बारे में ये सोच रहा है कि मैं जो है ना वो एमडी कैट की जितनी इंटेंसिटी है उसके हवाले से मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। तो उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि आपके पास जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है आप उतना इंप्रूव करते जाएं। आप ये चीजें जो है ना वो लास्ट डे में जाके सिलेक्ट करें कि क्या मैं अपना इनफ हूं या नहीं। उससे पहले आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना अच्छा मतलब एमडीकेट के लिए प्रिपेयर्ड हूं या नहीं। उससे पहले आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो कि एमडीकेट के स्टूडेंट ज्यादा सोचते हैं ना वो ये कि मेरे हिसाब से फेलियर को ज्यादा सोचते हैं इस हिसाब से, क्योंकि मैं भी ऐसे मतलब रह चुका हूँ स्टूडेंट। तो बाजू का इस तरह की फीलिंग आ जाती थी। तो स्टूडेंट्स आप जो है ना वो कभी भी डायरेक्ट किसी रिजल्ट पे ना पहुंच जाया करें। आप आपका जो गोल है, मिसाल के तौर पर आपका गोल है कि आप पंजाब की जो है ना वो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो आज के दिन आपका क्या उसके लिए होगा, आप उसके बारे में ना सोचें। आपका जो मेन टारगेट है ना, जो आज का टारगेट है, मिसाल के तौर पर आपने आज का टारगेट ये रखा हुआ था कि मैंने 500 MCQs जो है ना वो सॉल्व करनी है, तो आप उस टारगेट के ऊपर फोकस करें। आप मेन चीज के बारे में ना सोचें कि पता नहीं अपना पेपर के अंदर मैं ये वाली चीज कैसे कर सकूंगा। उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, चीजों का प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। ओवर थिंकिंग से जो है ना वो चाहे वो स्टूडेंट फ्रेशर है चाहे वो स्टूडेंट इम्प्रूवर है। अब फ्रेशर स्टूडेंट की ये जो है ना वो थिंकिंग होती है जिस तरह के मैंने बताया पॉइंट्स के अंदर कि एफएससी पेपर प्रेशर और एमडी कैट की इंटेंसिटी का पता नहीं होता, या फिर वो ये सोचते हैं कि जो है ना वो जो है ना इम्प्रूवर्स के पास ज्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह से आप ना सोचें, आप जो है ना वो पॉजिटिवली सोचें और अपना जो मेन गोल है ना उसके ऊपर फोकस करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें डेली बेसिस के ऊपर। इंशाल्लाह होप सो कि आप जो है ना वो नेक्स्ट जो आपका साल आएगा उसमें आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर रहे होंगे जो कि आपकी एमबीबीएस है। तो इस हवाले से जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज के सेशन के अंदर जो बता सकता हूँ कि थिंक पॉजिटिवली, जितना भी हो सके आप पॉजिटिवली सोचें। आपके जितने भी जो है ना वो फेयर्स एंड अप्रिहेंशन है ना, उनको आप या तो उनको सॉल्व करें या बिल्कुल गेट रिड ऑफ देम, गेट रिड ऑल ऑफ देम जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके ना। क्योंकि जिस तरह की एक फेमस जो है ना वो कोटेशन है कि ज्यादा जो प्रॉब्लम, जो जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना
वो उतना ज्यादा डैमेज नहीं कर सकती जितना कि आपका जो फेयर होता है वो डैमेज कर सकता है। यानी कि आपका जो अपना फेयर इंप्रेशन होते हैं वो ज्यादा आपकी जो है ना वो डैमेज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द मेन प्रॉब्लम। तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन ढूंढने आराम से। और जहां तक बात रही मोटिवेशन के हवाले से, तो आप जो है ना वो कोशिश करें कि इस हवाले में ना पढ़ें कि मोटिवेशन आपको मिले तो आप कोशिश स्टडी करें, मोटिवेशन ना मिले तो आप जो है ना वो थोड़ा इजी रह जाएं। थोड़ा इजी रहना सही है, लेकिन जो है ना वो जिस तरह कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपने जो है ना वो ज्यादा इजी नहीं हो जाना। और मोटिवेशन के हवाले से मैं ज्यादा नहीं बता सकता। आप कोशिश करें कि कंसिस्टेंट रहें, और ज्यादा कोशिश करें कि डिसिप्लिन अपने अंदर ला करें। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये दो चीजें हजार गुना बेहतर हैं एज कम्पेयर टू मोटिवेशन। तो मोटिवेशन और इनके इन चक्रों में बिल्कुल ना बने। आप डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करें। आपका जितना भी टाइम रह गया है उसको यूजफुल बनाने की कोशिश करें अच्छे से अच्छे तरीके से। अपना अच्छा सा टाइम टेबल सेट करें। और खास तौर पे जो है ना वो टाइम टेबल के अंदर अपनी प्रेयर्स वगैरह इंक्लूड करें। एडिकेट स्लीप लें। आपको जो है ना वो एक और बात स्लीप के हवाले से ये बताता हूँ कि आपने जो है ना वो कभी भी अपना जो सोने का टाइम है ना, जो आपके जितने भी 6 आवर्स आपका अवेलेबल है ना, पूरे के पूरे 6 आवर्स जो है ना वो आप सोने में ही लगाएं। आप जो है ना वो बाकी चीजों में कम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आप जो है ना वो अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं आप उसमें कम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं तो आप स्पोर्ट्स में जो है ना वो थोड़ा बहुत कम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी नींद है ना, जो स्लीप है आपकी, उसमें आप कोशिश क्या करें कि आप कम्प्रोमाइज ना किया करें। तो स्टे पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड, इस तरह से मैं कहूँगा। और दूसरा ये कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये चार चीजें आप जो है ना वो अपने अंदर अडॉप्ट कर लें। इंशाल्लाह जो है ना वो एमडी आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह जो है ना वो आप सब स्टूडेंट्स जो है ना वो अपने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है ना वो एडमिशन ले लें। इंशाल्लाह आप सब ले लेंगे। और इसके बाद जो है ना वो हम अपने सेशन में जो क्वेश्चन आंसर का सिनेरियो होता है, आप क्वेश्चंस करें, मैं इंशाल्लाह आपके आंसर दूंगा। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप क्यों ना क्या करें कि जो है ना वो जो सेशन हो जाएगा उसके हवाले से ही पूछें। आप जनरल एमपी कैट के बारे में या आपका जो नाम्स का पेपर होने वाला है जिन स्टूडेंट ने देना है उसके हवाले से जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं आप जरूर पूछें अभी। मैं आपका वेट कर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि आपने इम्प्रूविंग ईयर में कहीं एडमिशन लिया था। तो मैं ये बताऊं कि मैंने जनवरी के अंदर आई थी, जो जनवरी 2024 है ना उसके अंदर मैंने टॉप ग्रेड का एडमिशन लिया था। और आई थिंक वो मेरा सेशन जो है ना वो 6 मंथ्स के लिए था। मतलब 6 या 7 मंथ्स आई थिंक वो एंड होना था सितंबर 11 को, मेरे ख्याल में मुझे याद आ रहा है। सितंबर 11 को याद होना था, एंड होना था। तो मैंने जो है ना वो ऑनलाइन एकेडमी के हवाले से जो है ना वो ये सेशन लिया था टॉप ग्रेड से। और फिजिकल एकेडमी की तो वो मैंने जो है ना वो एक एकेडमी का टेस्ट सेशन जो है ना वो ज्वाइन करने के लिए एक एकेडमी ज्वाइन की थी मुल्तान के अंदर। और उस टेस्ट सेशन में जो है ना वो मुझे इस तरह से जो है ना वो ज़्यादा एग्जॉस्टिंग लग रहा था, तो मैंने वो टेस्ट सेशन 10 दिन के अंदर ही छोड़ दिया था। फिर मैंने जो है ना वो अपने सारी जो है ना वो तवज्जो अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर लगाई थी। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेली 8 आवर्स स्टडी इनफ है? देखें, स्टडी आवर्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैंने शायद परसों के उसमें सेशन में जो है ना वो एक रेंज बताई थी कि ना आपको कम से कम जो है ना वो डेली आपके ऑफ टाइम में, जो आपका एकेडमी में आप जितना टाइम देते हैं वो नहीं, आपने ऑफ टाइम में जो है ना वो कोशिश करनी है आप 9 से जो है ना वो 10 घंटे जो है ना वो लाजमी दें। अगर आप टोटल कहना चाहते हैं तो टोटल जो है ना वो पूरे दिन के अंदर आपकी जो स्टडी आवर्स की रेंज होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए 12 to 16 आवर्स। आप 16 से ज्यादा अगर जा सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर 16 से आगे नहीं जा सकते तो 16 आवर्स आर वेरी वेरी मेरे ख्याल से काफी है इसके इंडिकेटर के लिए। और अगर आप जो है ना वो अपने स्केजुअल में 12 घंटे से जो है ना वो कम पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो है ना वो ये इनफ नहीं है। 8 घंटे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है इनफ। आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं। अब स्टडी आवर्स 8 से कैसे बढ़ाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप मिसाल के तौर पर अगर आज आपने जो है ना वो 8 घंटे पढ़े हैं
तो कल कल जो है ना, कल से आप कोशिश करें कि आप जो है ना 8:30 पे चले जाएं या 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करें। आप 2-3 दिन 9 घंटे पढ़ें, फिर आप जो है ना वो 10वें दिन जो है ना वो सॉरी, चौथे दिन 5वें दिन जो है ना वो आप 1 घंटा और इंक्रीज कर लें। 9:30 घंटे कर लें, 10 घंटे कर लें। इस तरह से जो है ना वो 3-4 दिन के बाद जो है ना वो आप 1-1 घंटा या 2-2 घंटे आप जो है ना वो इंक्रीज कर। आपने यकदम से जो है ना वो एक तरह से इंक्रीज नहीं करना कि 8 से सीधा जो है ना आप 14 पे चले जाएं, 16 पे चले जाएं, इससे डबल नहीं करना आपने। आपने जो है ना वो ग्रेजुअली इंप्रूव करना है स्टडी आवर्स। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि लॉजिकल रीजनिंग जो है ना वो काफी प्रॉब्लमेटिक साबित हो रही है। तो उसके हवाले से एक तो मैं आपको बताता हूँ कि टॉप ग्रेड के ऊपर, अगर आप टॉप ग्रेड के स्टूडेंट हैं ना, मैं सुनूंगी आप कि टॉप ग्रेड के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है ना वो सबसे पहले टॉप ग्रेड के लेक्चर्स दें सबसे पहले। उसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर्स इनफ नहीं समझ आ रहे, तो आप कोशिश करें यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो सर्च करें कि लॉजिकल रीजनिंग के जो है ना वो जिस तरह से कहते हैं लेक्चर्स होते हैं। तो आप वो सर्च करें, आप एक लेक्चर देखिए, अगर आप वो लेक्चर जो है ना वो अच्छी तरह समझ आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि फिर उसी जो है ना वो ट्यूटर के जो है ना जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे देख लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा लगता है कि जो है ना वो हर एमसीक्यूज आपको न्यू दिख रही होती है, कि ये तरीका जो है ना वो पहली दफा आ रहा है। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपको मेथड जो है ना वो नया लगे। आप जिस तरह से एक टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो मल्टीप्लिकेशन के जो है ना वो डिफरेंट जितने भी रूल्स आपको बताए जाते हैं, आप उनको कर लें, साथ साथ लिखते जाएं, उनके नोट्स बनाते हैं। तो एक तरह से आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए कोशिश करें कि इफेक्टिव लेक्चर्स जो है ना वो यूट्यूब से या आपके जो टॉप ग्रेड के अवेलेबल हैं वो देख लें। और दूसरे नंबर पे जो है ना वो आप जब एमसीक्यू सॉल्व करें, तो जितना भी न्यू मेथड आते जाए ना उनको आप रिकॉल करते जाएं, उनको एक तरह से नोट्स में ऐड करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका लॉजिकल रीजनिंग का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टडी कैसे करते थे आप। हाँ, तो मेरा आपको बता दूं कि थ्रू आउट द सेशन जो है ना वो मेरी स्टडी आवर्स फिक्स थे। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैंने अ, जनवरी 2024 से जो है ना वो मिसाल के तौर पर 15 जनवरी से मैंने जो है ना वो प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो 15 जनवरी से लेकर जो आपका हमारा पेपर था 22 सितंबर तक, तो 15 जनवरी से लेकर 21 सितंबर तक मेरे जितने भी जो है ना स्टडी आवर्स से एक्सेप्शन हो जाते हैं, बाजू का किसी दिन कम हो जाता है, किसी दिन ज्यादा होता है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती थी कि जो है ना वो मेरी स्टडी आवर्स फिक्स रहें। तो आप कोशिश करें कि अपना जो स्केड्यूल है ना वो शुरू से सेम ही लेके चलें। अगर आपने थोड़ा सा लाइट स्केड्यूल रखा हुआ था जिस तरह से थोड़ा इजी है, तो उसको थोड़ा हार्ड कर लें। अगर आपने बिल्कुल जिस तरह से स्टार्ट से ही टाइट रखा हुआ था ना, तो उसको आप कोशिश करें कि कंसिस्टेंट वे में ही रखें। तो मेरी ये जो है ना वो अप्रोच थी कि मैंने स्टार्ट से ही जो है ना पहले दिन से अपना स्टडी स्केड्यूल सेम ही रखा हुआ था। कि मिसाल के तौर पर अगर इतने घंटे स्टडी करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना वो तकरीबन अपना 16 आवर्स का टारगेट रखा हुआ था कि मैं 16 घंटे जो है ना वो डेली अपनी पढ़ाई को दूंगा, बाकी चीज़ों के अलावा। तो 16 आवर्स जितने भी थे वो डेली की बेसिस पे मैं कोशिश करता था कि मैं 16 के 16 ही दूं। और कभी भी मैंने ये कोशिश नहीं की मैंने कि मैं 16 आवर्स से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करूँ। 16 आवर्स से ज्यादा मैं नहीं जाने की कोशिश करता था, 16 आवर्स से कम भी नहीं, बिल्कुल जो है ना वो मेरा बैलेंस था। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि एमबीबीएस के अलावा जो है ना वो आपने कोई चॉइस रखी थी। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो माइंड सेट है ना वो कभी भी ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि ना, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ के बारे में सोचें। मैंने जब मतलब अपना एक टारगेट सेट किया था ना कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में जो है ना वो करना ही करना है, तो मैंने जो है ना वो ये कोशिश की थी कि मैं सेकंड अपना चॉइस ना रखूं। वैसे चॉइस रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से जो है ना वो आपका थोड़ा सा बंदा इजी फील करने लग जाता है कि अगर फिर मिसाल के तौर पर ये नहीं होता तो वो कर लेंगे, मतलब इस तरह से बंदे के अंदर एक तरह से थॉट आ जाती है। तो अगर आपका गोल मतलब मिसाल के तौर पर एक ही है कि मैंने एमडी केट क्रैक करना ही करना है, तो आपका जो है ना वो सारी के सारी एफर्ट उसी मुताबिक शेप हो जाएगी। तो मेरी अप्रोच यही थी कि जो है ना वो मैं एमडीकेट करते हुए मैंने कोई भी दूसरा सेकंड चॉइस है ना वो नहीं सोचा। अगर आप सोच लेते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर अगर एफएससी के टाइम पे चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर ना हुए तो क्या एमडीकेट क्लियर हो सकता है।
मैं आपको बता दूं कि आपकी एफएससी के अंदर मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी थे जो मुझे जो है ना वो अच्छी तरह कंसेप्ट उनके सेकंड अटेम्प्ट में जाके क्लियर हुए थे, यानी कि मैं उनको तीसरा साल था एक तरह से कि मैं उनको पढ़ रहा था और तब जाके मुझे उनके कंसेप्ट क्लियर हुए। तो कंसेप्ट जो है ना वो जिस दिन भी आपके क्लियर हो जाएं, इट्स नॉट बैड। आपका मेन गोल है, आपका मेन जो लास्ट आपका फाइनल एग्जाम होना है, आपका जो है ना वो कंसेप्ट मिसाल के तौर पर आखिरी रात में क्लियर हो रहा है, इट्स गुड। पेपर के बाद होना वो बड़ी बुरी बात है। पेपर से पहले जब भी आपका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं, इट्स गुड। और बाजू का ये भी हो जाता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे जो है ना वो सेकंड अटेम्प्ट में जाके कुछ चीजें क्लियर ही समझ आई कि ये चीजें ऐसी होती थी। तो होपफुली जो है ना वो आपके कंसेप्ट जो है ना वो इंशाल्लाह क्लियर होते जाएंगे। ये परेशान नहीं होना आपने कि मेरे एफएससी में जो है ना वो कंसेप्ट नहीं थे। हमारे कंसेप्ट भी नहीं हुआ करते थे। मेरा जो जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ पे जो है ना वो नंबर्स देने पे ज्यादा फोकस कराया जाता है एफएससी के अंदर। तो उस हवाले से हमारे कंसेप्ट कच्चे थे एज कम्पेयर टू जो कि हायर लेवल की स्टडी, जिस तरह की लाहौर के अंदर जो स्टडी अपना होता है ना, जिस तरह स्टडी प्लान होता है उसके अंदर जो है ना वो कंसेप्चुअल स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू हमारे लोअर एरिया में, जैसा कि मुजफ्फरगढ़ है। तो उस हवाले से हमारे कंसर्ट भी नहीं हुआ करते थे। हमारे कंसर्ट जो है ना वो एमडी कैट में जाके ही हुए थे। तो आपने परेशान नहीं होना कि हमारे कंसर्ट अगर नहीं है एमडी कैट में, इंशाल्लाह आपके सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि एक स्टूडेंट ने कहा कि इज इट कंपल्सरी टू रीड ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम फेडरल बुक। तो आपका जो है ना वो पीएमडीसी का जो सिलेबस है, आपने कोशिश करनी है कि वही मिसाल के तौर पर अगर आपका जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, तो रिप्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर जो है ना वो हमारे जब सिलेबस है ना पीएमडीसी का, उसके अंदर जो है ना वो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस थी वो इंक्लूडेड थे। तो ये चार चीजें जिस तरह मैंने आपको बताया ना ये सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तो यही चार चीजें ही आपको जो है ना वो फेडरल टेक्स्ट बुक से देखने की जरूरत है। उससे ज्यादा जो है ना वो आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि अगर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चार टॉपिक्स इंक्लूड है, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेंस्ट्रुअल साइकिल और इस तरह से जो गेस्टेशन का टॉपिक है, अगर ये टॉपिक जो है ना वो आपकी इंक्लूडेड है तो आप फेडरल से सिर्फ यही चीजें ही देखेंगे। आपने अपने टॉप अपना जो सिलेबस है ना उससे हट के जो है ना वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट का है कि जो चैप्टर जो है ना वो नए सेलेक्ट हुए हैं, तो इनके लेक्चर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब जो है ना वो एक तरह से काफी अच्छा सोर्स है आपकी प्रिपरेशन की वजह से। एक तो ये होगा कि आपको मेरे ख्याल में टॉप ग्रेड के ऊपर भी अवेलेबल होंगे जो आपके न्यू चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं। अगर वो मिसाल के तौर पर खुदाना खासा अवेलेबल नहीं है तो आप कोशिश करें कि यूट्यूब से लेक्चर देखें। मैं बल्कि एक जगह से कंफर्म करके जो है ना वो आपको बताऊंगा कि ये वाले टीचर्स के आप जो है ना वो लेक्चर देख लें यूट्यूब से, अगर वो टॉप रेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो कल इंशाल्लाह जो हमारा सेशन होगा ना उसके अंदर मैं आपको ये कंफर्म करके बताऊंगा कि आपने यूट्यूब के अंदर मिसाल के तौर पर फिजिक्स का है ना, तो फिजिक्स के आपने ये वाले लेक्चर्स यहाँ से देख लेंगे। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको इस सेशन कल के सेशन में इंशाल्लाह आपको बता दूँ। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि टॉप डेट को किस तरह से जो है ना वो अवेयर किया आपने, मींस एमसीक्यूज और लेक्चर्स की टाइमिंग और एमसीक्यूज रोड मैप और कस्टम टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो टॉप डेट जब ज्वाइन की थी ना तो मैंने एज एन इम्प्रूवर ज्वाइन की थी। तो मेरे पास जो है ना वो प्लेंटी ऑफ टाइम था, इनकी जनवरी से लेकर सितंबर में हमारा पेपर होना था, तो मेरे पास टाइम काफी था। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है ना वो अपने मंथ्स डिवाइड किए थे कि मिसाल के तौर पर जो है ना वो जनवरी और फेब में जो है ना वो मैं कोशिश करूंगा कि सारे 2 महीने जो है ना वो लेक्चर्स देखूं जहाँ से भी मतलब टॉपलेट से भी यूट्यूब से भी। तो फर्स्ट 2 मंथ्स जो है ना वो जनवरी और फेब में जो है ना वो मैंने कोशिश की कि मैं अपने सारे नोट्स बना लूँ। और 2 महीने मैंने नोट्स बनाए लेक्चर्स देख देख के, मतलब टॉपलेट से भी देखिए यूट्यूब से भी देखिए, जहाँ से मुझसे हो सकता था मैंने लेक्चर्स देखे। 2 महीने लेक्चर देखने के बाद फिर मैंने कोशिश की जो है ना वो अब साथ साथ जो है ना वो रिविजन्स प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। तो
इस हवाले से जो है ना वो नेक्स्ट जितने भी मंथ्स बचते थे वो मैंने इस चीज पे फोकस किया कि मैं रिवीजन करूँ और जो है ना वो प्रैक्टिस करूँ। और जो मेरा लास्ट मंथ था, जिस तरह कि सितंबर मेरा लास्ट मंथ था, तो सितंबर के मंथ में जो है ना वो मैंने कोशिश की थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पास्ट पेपर के एमसीक्यूज ही रिवाइज करके जाऊँ। और मैंने वही किया था, और सितंबर की लास्ट मंथ में मैंने जो है ना वो 21 डेज के अंदर जो है ना वो पूरा सिलेबस 2 दफा रिवाइज करके गया था। तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मेरा पेपर अच्छा हो गया था। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैंने लेक्चर टॉप ग्रेड से लिए थे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने कंप्लीट लेक्चर्स तो मैंने नहीं लिए थे। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने टॉप ग्रेड से जो है ना वो कंप्लीट लेक्चर्स नहीं लिए थे। मैंने जो है ना वो खासतौर पे बायोलॉजी के लेक्चर्स मैंने कंप्लीट लिए थे। बायोलॉजी के लेक्चर्स और इंग्लिश के लेक्चर जो है ना वो मैंने कंप्लीट लिए थे टॉप ग्रेड से। और जो केमिस्ट्री के लेक्चर थे ना, वो केमिस्ट्री के लेक्चर मैंने टॉप ग्रेड से भी लिए थे, मैंने यूट्यूब से भी लिए थे। और फिजिक्स के लेक्चर भी इस तरह से मैंने टॉप ग्रेड और यूट्यूब दोनों से लिए थे। और जिस जहाँ तक के लॉजिकल का जो है ना वो ताल्लुक है, तो लॉजिकल सिर्फ और सिर्फ मैंने टॉप ग्रेड के लेक्चर लिए थे। मैंने मुझे वहां से मतलब समझ आ गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एफएससी में कितने मार्क्स थे। तो हमारे टाइम में जो है ना वो 1100 स्कोर हुआ करता था टोटल। तो उसमें से मेरे आए थे 1055 मार्क्स। और ये मेरे फर्स्ट मतलब अटेम्प्ट में आए थे, मैंने इम्प्रूव नहीं किया था इसमें। क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री के लिए फेडरल पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के लिए आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए उनका वेटेज कम है। तो आपकी जो अपनी प्रोविंस की बुक है ना वो मोर देन इनफ होगी। हाँ, आपके लिए जो बायोलॉजी है ना वो मसला कर सकती है, क्योंकि आप बायोलॉजी का वेटेज और ज्यादा हो गया है। यानी कि 81 जो है ना वो आपके 180 में से 81 एमसीक्यूज आपके बायोलॉजी में से आने हैं। तो उसका वेटेज ज्यादा है। तो उस हवाले से जो है ना वो हो सकता है कि वो आपकी प्रोविंस की बुक से हटकर थोड़ा सा पेपर बना दे। तो उसके लिए बायोलॉजी के लिए आपके लिए कंपलसरी मैं कर सकता हूँ कि हेडर आपको पढ़नी चाहिए। और बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप, नहीं अगर टाइम है भी सही तब भी ना पढ़ें। फेडरल पढ़ने का कोई भी आपको फायदा नहीं है। मैंने एक सेशन में बताया था कि 2023 का ऐसा वाहिद पेपर था जिसके अंदर जो है ना वो हमारे यूएचएस के पेपर में एक एमसीक्यू आई थी फेडरल की। सिर्फ वो ही वाहिद हमारा 2017 से लेकर 2023 तक सिर्फ एक एमसीक्यू आया हुआ है फेडरल टेक्स्ट बुक से, हमारा फिजिक्स का। और केमिस्ट्री का आज तक ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं आया फेडरल से। और बायोलॉजी से आया करते हैं। तो बायोलॉजी के लिए आपके लिए जरूरी है केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिक्स के लिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं। तो फिजिक्स के लिए जो है ना वो आप कोशिश करें कि एक तो जो है ना वो अपने देखिए, फिजिक्स के लिए जो है ना वो चीज़ों को ज़्यादा मेमोराइज करने की जरूरत है ना, वो है आपके जिस तरह से फार्मूलाए हैं, आपकी जो है ना वो फार्मूला हो गए, आपके यूनिट्स हो गए, यूनिट्स की कन्वर्जन हो गई। आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो आप कोशिश करेंगे जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो अपने अंदर क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करें। अब देखें, प्रिपेयर करने के दौरान जो है ना वो फिजिक्स के अंदर आपको ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये जो है ना वो इक्वेशन है, ये डिराइव कैसे हुई है। आपसे ये कभी नहीं सवाल पूछा जाएगा। आपको डायरेक्ट जो है ना वो फार्मूला आना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है जिस तरह कि अपना रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है ना वो एक टॉपिक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के अंदर जो है ना वो कैलकुलेशन के अपना सॉरी इक्वेशन ड्राइव करते हुए जो है ना वो वेलोसिटी का एक फार्मूला आता है। तो आपको कोशिश करनी है कि वेलोसिटी और रेडियस दोनों का पता होना चाहिए। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और कभी भी जो है ना वो आपने इक्वेशन की डेरिवेशन पे जो है ना वो टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने डायरेक्ट फार्मूला याद करना है, फार्मूला याद करके आप सीधा जो है ना वो सॉल्व करते हैं। और जो एमसीक्यूज याद करने वाली, जैसा कि नॉलेज बेस्ड चैप्टर भी हैं कुछ, आपके जो सेकंड ईयर का लास्ट चैप्टर है वो आपका जो है ना वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां से। तो आपने वो एमसीक्यू जो है ना वो अच्छी तरह याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है उनको अच्छा। और बाकी जो है ना वो कैलकुलेशन के ऊपर खास तवज्जो देनी है आपने डेली के तौर बेसिस पे जो है ना वो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर आप लाजमी जो है ना वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन डेली क्या करें। इससे जो है ना वो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और यही जो है ना वो ट्रिक्स आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। और एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सिलेबस पर ग्रिप स्ट्रांग नहीं हो रही और फिजिक्स के एमसीक्यू से कोई सोल्यूशन बता दो। तो आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, अब इस बारे में परेशान नहीं होना कि कब क्या कब किया है। जितना आपके पास टाइम जो है ना वो रह गया है, आप उसका यूटिलाइज करने की कोशिश करें। तो आप जो है ना वो कोशिश करते हैं कि आपका जो जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है आप उसका एक स्टडी प्लान बनाएं।
और अपने और जो है ना वो स्टडी के फिक्स कर लें। सिर्फ जो है ना वो कुछ मंथ्स या कुछ जो है ना वो वीक्स ही हैं जो आपने अपने इस तरह से कहते हैं स्टडी पे गुजारना है। इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना वो आपका फिर जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा ना, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा आपकी दीगर एक्टिविटीज के लिए। आपको बाकी एक्टिविटीज जो है ना वो आप अपनी पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जितना आपके पास अब टाइम रह गया ना, उसके अंदर आप कोशिश करें कि थोड़ा वेस्ट ना करें। आप थोड़ा थोड़ा चीजें दूसरी एक्टिविटीज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मिसाल के तौर पर हाफ एन आवर, 1 घंटा आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपको करने की अभी जरूरत नहीं है। आपको जो आपके एमडीकेट के बाद है ना, जो आपके पास उसके बाद 3 या 4 मंथ्स आपको मिलते हैं फ्री के, तो आप उसमें जो है ना वो बाकी एक्टिविटी अपनी पोस्टपोन कर दें। और सिलेबस पे अगर ग्रिप स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही तो आप कोशिश करें कि एक स्ट्रिक्ट अपने लिए जो है ना वो स्टडी प्लान तैयार करें। आपको टॉप रेट के ऊपर भी अवेलेबल होगा एक स्टडी प्लान, आप वो भी फॉलो कर सकती हैं। आपको अगर मिसाल के तौर पर वो आपके लिए कंपेटेबल फील नहीं हो रहा, तो जो है ना वो मैं आपको एक स्टडी प्लान बता देता हूँ कि आप कोशिश करें कि अपने 12 टू आपके लिए, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आपके लिए थोड़ा स्टडी आवर्स जो है ना वो ज़्यादा रखने पड़ेंगे। आप कोशिश करें कि 13 to 16 आवर्स जो है ना वो आप अपने लिए फिक्स कर लें डेली के। और उन आवर्स को जो है ना वो 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहले हिस्से में आप जो है ना वो लेक्चर देख लें, दिन के पहले हिस्से में या जो भी आपका रूटीन बने, मतलब 4 हिस्से अगर कर रहे हैं तो लेक्चर्स और प्रैक्टिस, रिविजन्स, और चौथा हिस्सा जो आपको अपने हिसाब से अच्छा लगे, उन हिस्सों में जो है ना वो आप अपने आवर्स को डिवाइड कर लें। इस तरह से अपना एक स्टडी प्लान बनाएं। और जहाँ तक के फिजिक्स के एमसीक्यूज का सोल्यूशन की बात है, तो वो उसका सिर्फ एक ही अपना सोल्यूशन है। आप जितनी ज्यादा फिजिक्स की जो है ना वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको उतना ज्यादा जो है ना वो फिजिक्स आती रहेगी। आप फिजिक्स को एक्सप्लोर करें। इस तरह से कह सकते हैं कि जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज, नंबर ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, उतना आपका नॉलेज जो है ना वो इजीली इजाफा होता जाएगा। फिजिक्स को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती, फिजिक्स को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत होती है। तो आप ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि किंगडम एनिमेलिया को कैसे करते थे। तो किंगडम एनिमेलिया के हवाले से मैं आपको बता दूं कि काफी डिफिकल्ट जो है ना वो चैप्टर है। उसको करने के लिए जो है ना वो मेरी एक स्ट्रेटजी थी कि जहाँ मैं उसको ना हर हफ्ते, हर वीक के अंदर जो है ना वो एक मैं 3 आवर्स अपने मखसूस कर लेता था कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने पिछले फ्राइडे जो है ना वो इसको रिवाइज किया है, तो नेक्स्ट फ्राइडे ही इंशाल्लाह मैं इसको दोबारा रिवाइज करूंगा। यानी कि एवरी 7th डे जो है ना वो मैं किंगडम एनिमेलिया को रिवाइज करता था। ये चैप्टर ऐसा था जिसको जो है ना वो मतलब जितना भी याद किया जाना उतना वो भूलता रहता था। तो बात बात ये भी हो जाता था कि जो है ना मिसाल के तौर पर पिछले जो है ना वो 7 दिन पहले मैंने किंगडम एनिमल को रिवाइज किया, तो अगले 7 दिन के बाद भी मुझे जो है ना वो काफी सारी चीजें भूल रही होती थी। तो इसको बार बार जो है ना वो रिवाइज करना पड़ा, तब जाके जो है ना वो ये चैप्टर जाके क्लियर हुआ। तो इसका सबसे बेहतरीन हल है आपके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं कंप्लीट चैप्टर्स मतलब करती हूँ, क्या ये सही है। तो मेरे हिसाब से जो है ना वो ये सही नहीं है। आप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टॉपिक्स किया करें। आप अपने जो है ना वो किसी एमडी के टीचर से रब्ता कर लें, जो आपके रिलेटेड टीचर्स होते हैं, कि सर इस चैप्टर के अंदर जो भी एमडी के रिलेटेड जो है ना वो टॉपिक्स बनते हैं वो मुझे बता दें, ताकि मैं सिर्फ वही चैप्टर कर लूँ। इस तरह से ये होगा कि अब अभी तो आप मिसाल के तौर पर जो है ना वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर आप पेपर से जो है ना वो 3 हफ्ते पहले आप ये सारे टॉपिक्स आपको कंपाइल करने हैं, दोबारा रिवाइज करने हैं, तो उसके लिए आपका टाइम वेस्ट होगा। आप क्यों जो है ना वो मिसाल के तौर पर जैसा कि रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, तो ए सेक्स और रिप्रोडक्शन चैप्टर में शामिल नहीं है, तो आप वो क्यों करेंगी। उसके लिए आपकी जो है ना वो एक तो एनर्जी वेस्ट होगी, दूसरा ये है कि आपका जो है ना वो टाइम भी वेस्ट होगा। तो कोशिश करें जो भी सिलेबस के रिलेटेड चीज़ है वही करें, वो आपके लिए इनफ है। और आउटलाइंस, जो सिलेबस की आउटलाइंस है पीएमडीसी की, वो तो लाजमी करनी है, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी लाजमी करनी है। और पूरा चैप्टर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट ने कहा कि आपके नोट्स मिल सकते हैं। तो जी डेफिनेटली मेरे नोट्स जो है ना वो आपको मिल सकते हैं। आप जो है ना वो मैम युसरा से रब्ता कर लेना कि मैं उनको अपने नोट्स हैंड ओवर कर दूंगा। वो फिर जो है ना वो जो पीडीएफ होगा ना जो रिलेटेड, वो आपको भेज देंगी। जितने मेरे पास नोट्स अवेलेबल होंगे मैं आपको सेंड कर दूँ, मैं मैम को सेंड कर दूंगा। मैम जो है ना वो आपको सेंड कर दूंगी, तो आपने मैम से रब्ता करना है इस हवाले से। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बायो के अवेलेबल, हाँ बायो के नोट्स जो है ना वो मेरे पास अभी अवेलेबल हैं बिल्कुल। और जिन स्टूडेंट को भी जो है ना वो नोट्स चाहिए होते हैं ना, वो मैम युसरा से जो है ना वो रब्ता करें, उनसे कहें कि वो नोट्स जो है ना वो मेरे से ले लें।
मैं नोट्स उनको रिसीव दे दूंगा, और आप जो है ना वो उनसे नोट्स ले लेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को भी नोट्स के हवाले से भी मसला हो ना, तो मैं नोट्स देने के लिए तैयार हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेस्ट में जो है ना वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं? तो कैलकुलेशन के हवाले से मैं काफ़ी बार जो है ना वो ये डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा डिस्कस करूंगा कि कैलकुलेशन के हवाले से सबसे पहले जो आपकी चीज देखना है, आप क्वेश्चन देख के सीधा आप आंसर पे चले जाएं कि आंसर उसने किस तरह से दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है आंसर, या उन्होंने आंसर पावर्स में दिया हुआ है। तो आप कोशिश करें, बात ये हो जाता है कि ना आपको जो एमसीक्यूज की वैल्यूज होती है ना, वो दी होती है पावर्स के अंदर, और आपका जो आंसर होता है वो डेसिमल में दिया होता है। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप आंसर देखने के आंसर किस में दिया हुआ है। तो आंसर देखने के बाद आपको जो है ना वो एक तरह से रूट मिल जाएगा कि मैंने किस वे में जो है ना वो एमसीक्यू को सॉल्व करना है। और वैल्यूज के हवाले से मैंने बताया था कि एग्जांपल देकर, मिसाल के तौर पर स्मॉल जी की वैल्यू है जिसके अंदर, तो स्मॉल जी की वैल्यू आप 9.8 की बजाय आप 10 ले लें। इस तरह से जो भी वैल्यूज होती है ना, जिस तरह की कुछ वैल्यूज होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको 15.7879 इस तरह से एक कोई वैल्यू आ जाती है, या 2.43 एक वैल्यू है। 2.43 एक वैल्यू है, आप कोशिश करें कि 2.43 ना लिखें, उसको 2.4 कर लें। और इस तरह से जो है ना वो वैल्यूज को थोड़ा शार्ट कर लें। खासतौर पर जो डेसिमल वाली वैल्यूज हैं उनमें स्टूडेंट्स को ज्यादा मसला होता है, और पावर्स वाली में। तो पावर्स वाली जो होती है, पावर को पावर में रख के जो है ना वो सॉल्व किया करें। पावर्स को हमेशा जो है ना वो एंड में सॉल्व करना होता है। आपको अगर डेसिमल में जो चीज दी गई है ना, मिसाल के तौर पर 0.75 दिया गया है, तो 0.75 का आप कोशिश करें कि 75 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 कर, या यूं कर लें कि 75/100 कर लें। तो इस तरह से जो है ना वो चीजों को पावर में लेके चलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। और सेकंड, फिर वही बात की, जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना जो है ना वो आपके लिए चीजें आपको आती रहेंगी। इस प्रैक्टिस जो है ना वो हर चीज का हाल है आपके एमडी कैट के अंदर। आपकी जो है ना वो एमसीक्यूज की टाइमिंग है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप जो है ना वो 40 सेकंड में, 50 सेकंड में, या 1 मिनट में आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो किस तरह से करेंगे आप ही आपकी सारे जो है ना वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे ही सब डिपेंड करता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। 90, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि 93% अगर मेरिट हो तो एडमिशन के चांसेस हैं। तो आप ये क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि 93% आप जो पूछ रही हैं वो नाम्स का पूछ रहे हैं, या यूएचएस का जो आपका एमडी कैट होना उसके हवाले से पूछ रहे हैं? प्लीज अपना क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर करते हैं कि आप नाम्स के लिए पूछ रहे हैं, या जो आपका एमडी कैट है उसके लिए पूछ रहे हैं। प्लीज अपना क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर करते हैं। एनीवेज, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जवाब दे दूं, फिर अगर आप क्लियर कर देते हैं तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि मेरिट इस साल जो है ना वो नीचे आने के चांसेस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल का जो मेरिट था वो था 94.01 मेरे ख्याल में, या 94.09 था मेरे ख्याल में। तो आई थिंक कि इससे ज़्यादा मेरिट जो है ना वो इंक्रीज होना पॉसिबल नहीं है किसी भी जो है ना वो प्रोविंस के लिए। तो मेरा जो साथी ओपिनियन ये है कि इस साल जो है ना वो मेरिट काफ़ी ज़्यादा लो होने के चांसेस, क्योंकि पिछले साल का पेपर जो है ना वो एक तरह से ये था कि कंपैरेटिवली बाकी तमाम सालों से जो है ना वो थोड़ा इजी बन गया था। इजी इस तरह से नहीं था कि जो है ना वो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हलवा पेपर नहीं था, मतलब इस तरह से था कि जो है ना वो सारा का सारा पेपर जो है ना वो, मैं अगर यूएचएस का पेपर दे रहा हूँ तो सारा का सारा पेपर जो है ना वो यूएचएस की जो अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक है ना उनके अंदर से ही बना हुआ था। मतलब कोई एमसीक्यू ऐसी नहीं थी जो हमारी टेक्स्ट बुक से आउट हो। तो इस वजह से जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए काफी आसान हो गया था पिछला पेपर, तो इस वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स भी ज्यादा काफी अच्छे आए थे। तो मेरिट जो है ना वो एज रिजल्ट इंक्रीज हुआ था। लेकिन इस साल जो है ना वो मेरा ओपिनियन ये है कि काफी जो है ना वो मेरिट डिक्रीज होने के चांसेस। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि हमारा एग्रीगेट एटलीस्ट कितना होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस हवाले से मैं मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता कि आपका, मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि 94% अगर आपका है तो आपका कंफर्म है, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता। मैं ये जरूर कह दूंगा कि जो है ना वो मेरिट लो होने के चांसेस इस दफा 90% है, कि 90% चांसेस है कि आपका मेरिट जो है ना वो इस साल 94 से काफी लो जाएगा। और जहां तक बात है कि इंक्रीज होने की, तो इंक्रीज होना काफी मुश्किल है, क्योंकि अब पिछले साल जैसा पेपर जो है ना वो मेरे ख्याल में अब कभी नहीं आना। पिछले साल का पेपर सारा का सारा जो है ना वो टेक्स्ट बुक से ही बना था।
तो इस तरह का पेपर जो है ना वो दोबारा नहीं बनने वाला। अ, फिर से मैं ये बता दूं कि मेरा ओपिनियन यही है कि मेरिट जो है ना वो इस साल जो है ना वो इंक्रीज नहीं होने वाला। क्वेश्चन ये है कि मेरा एग्रीगेट, तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो एग्रीगेट था ना वो था आई थिंक 89.0, नहीं सॉरी 89.96 था फर्स्ट अटेम्प्ट का, और मेरिट रुका था 91.02 पे। और जो सेकंड अटेम्प्ट है ना उसमें मेरा एग्रीगेट था 97.798, 97.798 था मेरा एग्रीगेट इस साल का। और हमारा जो मेरिट क्लोजिंग मेरिट था वो था 94.01। और लास्ट दो क्वेश्चन जो है ना वो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम होने वाला है। एक क्वेश्चन ये है कि रोजाना लेक्चर्स के बाद कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है ना वो मिसाल के तौर पर 3 या 4 घंटे जो है ना वो लेक्चर्स देख रहे हैं डेली, तो आप कोशिश करें कि 3 या 4 घंटे के हवाले से आप बाकी का जो आपका टाइम बचता है ना उसमें जो है ना वो आप कोशिश करें कि 10 आवर्स जो है ना वो लेके चलें लेक्चर्स के अलावा। अगर आप 2 घंटे जो है ना वो लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप 12 आवर्स लेके चलें। अगर आप इस तरह से मतलब 14 to 16 आपकी जो है ना वो, या 12 to 16 आपकी टोटल रेंज है पूरे दिन में से, आपने इतनी देर जो है ना वो स्टडी क्लास में देनी है। और दूसरा ये कि पास पेपर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो पास पेपर से क्वेश्चंस लाजमी रिपीट होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों ने जो है ना वो 2024 का जो पेपर है ना उसको लाजमी देख के जाना है, एक दफा लाजमी सॉल्व करके जाना है। और क्योंकि मैं जो है ना वो लास्ट नाइट अपने 2024 के पेपर में लास्ट नाइट में जो है ना वो 2023 का पेपर सॉल्व करके गया था, तो उसमें जो है ना ये मुझे एज हासिल होता कि जो हमारे लॉजिकल के एमसीक्यूज है ना 6, तो 6 में से जो है ना वो 3 एमसीक्यूज हमारे पिछले साल वाले ही आए हुए थे। तो मेरे वो 3 एमसीक्यू जो है ना वो इजीली क्लियर हो गए थे ना, कि वो थोड़े थे भी थोड़े टिपिकल और डिफिकल्ट थे थोड़े उस हिसाब से। लेकिन पास पेपर करने की वजह से जो है ना वो मेरे से इजीली सॉल्व हो गए थे। तो आप पास पेपर जरूर किया करें। एक लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक का लेक्चर लें, उसके एमसीक्यू साथ साथ करें, या फिर लेक्चर सुबह ले लें और प्रैक्टिस शाम में। हाँ बिल्कुल, मतलब इन दोनों में से आप जो भी आपको कंपेटेबल है ना, ज्यादा मिसाल के तौर पर आप ये चीज अपने मुताबिक ही कर लें कि अगर आप साथ साथ कर लेती हैं, आप साथ साथ ज्यादा अच्छे आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे साथ साथ कर लें। अगर आप ये कोशिश करते हैं कि एक दफा जो है ना वो मैं सारा रीडिंग वाला टाइम कर लूँ, और नेक्स्ट जो आपका स्टडी आवर्स का पोर्शन है उसमें जो है ना वो सारी प्रैक्टिस कर लूँ, तो आप इस तरह से भी चला सकते हैं। ये आपके ऊपर ज्यादा, मेरे हिसाब से जो ज्यादा बेस्ट चीज है वो ये है कि आप चैप्टर करें और उसके एमसीक्यू साथ साथ ही करना है, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो स्टूडेंट जो है ना वो सेशन यूज करने का टाइम है, आप जो है ना वो अपनी मेहनत को जारी रखें, इंशाल्लाह सबका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तब तक जो है ना वो आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।